हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम चर्चा कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 की, गुरुत्वाकर्षण की। तो जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है कि गुरुत्व और आकर्षण मतलब किसी दो द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल है भाई। तो हमने इसी सिलसिले में इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से दो द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर आकर्षण बल लगा रहे हैं, जिन्हें हम गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं भाई। चाहे वो छोटा से छोटा कोई पार्टिकल हो या फिर इस ब्रह्मांड में उपलब्ध कोई बड़ा सा बड़ा ग्रह या तारा ही क्यों ना हो, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई करते हैं भाई। इसी संबंध में हमने देखा कि हमारी जो पृथ्वी भी है, ये भी अपने एक क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई करती है, जिसके कारण यहां पर उपस्थित हर एक वस्तु आकर्षित होता है उसकी तरफ, और इसी कारण से उसके अंदर हमें देखने को मिलता है भार, वेट देखने को मिलता है किसी वस्तु का, तो वो हमारे पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। तो जब हमें ये चीज पता चला कि भाई ये गुरुत्वीय बल के कारण हमारा जो है वेट है, तो यहीं पर से हमने एक और चीज सोचा कि अगर यही वेट या फिर मैं कहूं अगर यही बल किसी एक क्षेत्रफल पे लगाया जा रहा हो, तो उस क्षेत्रफल पे लगने वाले बल का आकलन क्या कहलाएगा। तो उस क्षेत्रफल पे जो बल का आकलन किया उसी को हमने कहा भाई दाब। मतलब ये एक प्रकार से प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो है बल है, ठीक है। और प्रणोद फिर क्या है भाई? तो प्रणोद जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एक परपेंडिकुलर फोर्स, लंबवत लगने वाला बल। भाई बल तो किसी भी दिशा में लग सकता है, लेकिन ये कैसा बल है भाई? ये एक लंबवत लगने वाला बल है। मतलब इस सेशन में हम देखने वाले हैं ये लंबवत बल प्रणोद को, और ये बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जब लगते हैं तो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इन दो बिंदुओं को देखें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे प्रणोद को। तो प्रणोद क्या होता है भाई? प्रणोद जो है, थ्रस्ट जो है, ये एक प्रकार का बल है। और कैसा बल? तो परपेंडिकुलर बल, मतलब लंबवत बल। क्या होता है जब कभी किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं, तो बल लगाने की जो दिशा हो सकती है वो अलग अलग हो सकती है भाई, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। तो आप किसी भी दिशा में किसी वस्तु के ऊपर बल लगा रहे हैं, उसे नॉर्मली बल कहेंगे, लेकिन वही बल अगर उसके ऊपर लगने लग गया भाई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लंबवत लगने लग गई, तो उसी को हम कहना शुरू कर देते हैं भाई प्रणोद। जैसा कि एक सिंपल सॉर्टेड अगर आप समझते हैं, तो अगर आपको एक ये नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाना है, तो नोटिस लगाते समय क्या करते हैं भाई? तो आपने देखा है कि नोटिस बोर्ड पे बहुत सारे ऑल पिन्स, जिसका पिट कुछ इस प्रकार होता है कि मतलब हाथ में चुभे ना, ये ऊपर वाली पिट ऐसी होती है, और ऐसे ऑल पिन्स यहाँ पे कई सारे इस बोर्ड के अंदर लगे होते हैं। हम क्या करते हैं, अपना जो भी पेपर, जो भी नोटिस लगाना है उसको लेके गए, और फिर उस पिन को उसके ऊपर रख के, और ऐसे अंगूठे से क्या करते हैं भाई? ऐसे अंगूठे से इसको दबाते हैं। तो जब आप अंगूठे से इसको दबा रहे होंगे, तब ये देखिए, ये अंगूठे से क्या कर रहे हैं? इसको दबा रहे हैं। तो जब अंगूठे से इसको दबाया जा रहा है, तब इस पे जो बल लग रहा है वो कैसा बल होगा भाई? तो ये जो बल लगेगा इसके ऊपर, ये बिल्कुल इस सतह के लंबवत बल लगेगा। ये जो बल लगेगा इसके ऊपर कैसा लग रहा है? सतह के लंबवत बल लग रहा है। अब ये जो बल लग रहा है सतह के लंबवत, इसको ही हमने कहा क्या? प्रणोद। ठीक है, यही चीज क्या हो गई हमारी? प्रणोद। अच्छा, तो मतलब यह है कि किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर निर्भर है जिस पर वह लगता है। इसका जो प्रभाव है उस पर निर्भर करता है जिस क्षेत्रफल पे ये अप्लाई किया जा रहा है भाई, जिस सतह पे इसको अप्लाई किया जा रहा है। किसी वस्तु पर लगने वाला प्रणोद का परिणाम उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु संपर्क में रहता है। देखिए, ये जो है इस पर तो निर्भर करेगा ही, जैसे कील है इसके ऊपर तो निर्भर करेगा ही,
लेकिन दूसरा इस बात पे भी प्रणोद निर्भर करता है कि ये किस सतह पे, जैसे मतलब ये हमने जो नोटिस बोर्ड होता है इसके पीछे क्या करते हैं, एक थर्मोकोल जैसी शीट होती है पीछे, है ना, जिसके अंदर अल्पिन इजीली घुस सके, तो मतलब उसके क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करता है भाई। अब चूंकि प्रणोद क्या था भाई, बल था ना, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, तो इसका भी जो एसआई मात्रक है वो क्या है भाई, न्यूटन ही है, ठीक है। या फिर जैसे बल का हमने एक एसआई मात्रक अगर हम कहते हैं तो इसको कहते हैं ना F इक्वल्स टू ma, बल बराबर क्या होता है भाई, द्रव्यमान इंटू त्वरण, और द्रव्यमान को हम मेजर करते हैं केजी में, त्वरण को किस में मेजर करते हैं भाई, तो ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो एक ये भी तो होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी चीज को हम कहते हैं भाई न्यूटन, ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, न्यूटन। अब दोबारा से इसलिए इसको देख रहे हैं क्योंकि अब हमारा जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगेगा, लंबवत दिशा में ही लगेगा भाई, चाहे वो यहां पे अल्पिन की बात हो, या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि आपने एक वुडन ब्लॉक्स है, एक लकड़ी का ऐसा गुटका, इस लकड़ी के गुटके के ऊपर हमने एक किल ठोकना है, तो भाई एक किल ऐसा, ये आपने देखा होगा कि जिस पे किल को ऊपरी हिस्से को देखेंगे तो ये चौड़ा होता है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने हैमरिंग की, एक हैमर से ऐसा, ये हो गया भाई हमारा हथौड़ा, इस हथौड़े से क्या करते हैं, इसको स्टक ठोकते हैं, तो जब ठोका जाता है तब लाइन ऑफ एक्शन अगर देखेंगे, जो यहां पे फोर्स लग रहा है अगर उसकी मैं बात करूं, तो ये फोर्स इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, और क्या होता है भाई, जब ये बल लगाते हैं तो इसी बल को हम कह रहे होते हैं प्रणोद, और ये जो बल इसके द्वारा इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, जिसके कारण इसका दूसरा सिरा नुकीला होने के कारण इस लकड़ी के गुटके में ये अंदर समा जाएगा। तो मतलब प्रणोद इसमें यह है भाई कि जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी को प्रणोद कहेंगे, क्योंकि इस स्किल को अगर आप किसी दूसरे डायरेक्शन से स्टक करके देखिए, आपने क्या किया, इधर से हथौड़ा मार दिया, ठीक है, ये तिरछा बनाते ऐसा, आपने है ना ऐसा तिरछा हथौड़ा मारा, तो ये तिरछा मारेंगे तो एक किल नीचे धसेगी क्या उस लकड़ी के गुटके में, तो आप कहेंगे नहीं भाई नहीं धसेगी। तो क्यों नहीं धसती, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर फोर्स उसके ऊपर नहीं लगाया था, आपने बल तो लगाया लेकिन वो प्रणोद नहीं था, प्रणोद होता तो वो धस जाती, ठीक है। अब जो इसका दूसरा सिरा जो है वो नुकीला क्यों बनाते हैं, जैसे अल्पिन है उसका दूसरा सिरा नुकीला है ना, कील कांटी ये सब जो बनाते हैं उसका दूसरा सिरा जो है वो नुकीला है। क्यों ऐसा होता है कि अगर मैं पेन के बेसिकली जो निब साइड होता है उधर से ऐसा फोर्स लगाऊंगा तो ये उंगली में चुभ जाएगी, जबकि उसी पेन के इधर पीछे साइड से ऐसा फोर्स लगाता हूं, सेम अमाउंट का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये उंगली के अंदर नहीं धसती। आखिर ऐसा क्या कारण होता है भाई। और अगर मैं बात करूं तो भाई जब कभी हम किसी ऐसी जगह पे हो, जैसे रेतीली जगह हो, दलदल जगह हो, तो वहां पे खड़े होते हैं तो हम इजीली धसते चले जाते हैं नीचे की तरफ, जबकि अगर उसी जगह पे मतलब रेतीली जगह की अगर मैं बात करता हूं उसमें अगर ऊंट चल रहा हो तो भाई उसके पैर तो नहीं धसते। ऐसा क्या कारण होता है कि ऊंट चल रहा होता है रेगिस्तान में तो उसके पैर नहीं धसते, हम अगर खड़े होते हैं तो हम धीरे धीरे ऐसा महसूस करते हैं कि थोड़ी गहराई तक तो जा रहे, थोड़ी बहुत। तो ये सब कुछ होता है भाई जो हमारा दूसरा टर्म है जो प्रेशर है, इसके कारण। तो देखिए क्या हो रहा है यहां पे कि जो प्रेशर होता है वो होता है प्रणोद बटा क्षेत्रफल, ठीक है। प्रेशर इक्वल्स टू जो यहां पे थ्रस्ट है, प्रणोद है, अल्टीमेटली ये फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है अपॉन क्षेत्रफल। ये क्या होता है भाई, अपॉन में क्षेत्रफल मतलब एरिया, जिस एरिया पर लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये चलता है हमारा प्रेशर, दाब, ठीक है। तो मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रणोद जो लग रहा है उसी को मैं बल कह रहा हूं भाई, जो इसके ऊपर प्रणोद लगेगा उसी को हम कहेंगे क्या, दाब। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को हम कहते हैं भाई दाब, प्रेशर। ये प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, तो चूंकि आपको पता है ये फोर्स है तो फोर्स की यूनिट न्यूटन, और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है भाई, तो क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो हो गया इसकी इकाई क्या,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि इस नियम को दिया था भाई पास्कल ने, तो उनके ही नाम पे, उनके ही सम्मान में ये जो होता है हमारा 1 न्यूटन अपॉन 1 स्क्वायर मीटर, इसी को हमने कहना शुरू कर दिया 1 पास्कल, PA। मतलब ऐसा, अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर लगाया जाएगा तो वो वस्तु जितना प्रेशर फील कर रहा होगा उसी को हम कहेंगे क्या, 1 पास्कल। मैंने एक वस्तु के ऊपर, ये एक वस्तु है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया और लगाया गया फोर्स कितना है भाई, 1 न्यूटन, और इसका एरिया कितना है, ये है 1 स्क्वायर मीटर। तो इस समय ये जितना प्रेशर फील कर रहा है इसी को कह रहे हैं हम क्या, 1 पास्कल। मतलब इसे वैज्ञानिक ब्लैस पास्कल, इनका पूरा नाम है भाई ब्लैस पास्कल, के सम्मान में दाब के मात्रक को पास्कल कहा जाता है। और इसे PA जो हमने अभी डिनोट किया था, PA से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, डिनोट करते हैं भाई। अच्छा, किसी वस्तु के ऊपर लगने वाले प्रणोद यदि कम क्षेत्रफल से लगता है तो दाब बढ़ता है, और अधिक क्षेत्रफल से लगता है तो दाब कम हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि कीलों के सिरे नुकीले होते हैं, चाकू की धार जो होती है वो तेज होती है, या भवन की जो नींव बनाई जाती है वो चौड़ी होती है, स्कूल बैग की जो आपने पट्टी देखी होगी वो चौड़ी होती है। इन सभी का एकमात्र कारण है, अगर आप देखें तो भाई हमें ऐसा मिलता है कि ये जो प्रेशर है ये होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं कहीं पर भी एरिया बढ़ाते चले जाऊंगा तो मुझे प्रेशर कम फील होगा। इसको किस प्रकार से समझे, तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि भाई मैंने एक वस्तु के ऊपर बल लगाया, अब बल लगाते समय वो वस्तु मेरे संपर्क में आएगा, और जितना हिस्सा मेरे संपर्क में आएगा, जो मेरे स्पर्श होगा, उसी को मैं कहता हूं भाई क्या, क्षेत्रफल। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जो पेन की निब की जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बात करी कि भाई इधर से अगर हम ऐसा करते हैं तो चुभ जाता है, इधर से करते हैं तो नहीं चुभता। कारण क्या है, जरा देखिए, बल उतना ही लगा रहे, इतनी तेजी से इसको करें, अगर इतना ही तेजी से इसको कर दे तो ये चुभ जाएगा। तो भाई देखिए, बल सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो मुझे पता चला कि दाब जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गए भाई, क्षेत्रफल के। अगर कहीं पे क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो वहां पे मुझे दाब कम एहसास होगा। अब देखिए, ये जो पेन के पीछे वाला हिस्सा होता है इसका क्षेत्रफल ज्यादा है ना भाई, ज्यादा क्षेत्रफल है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसा उंगली करके ऐसा मैं दबाता हूं तो ज्यादा क्षेत्रफल है, बल उतना ही लग रहा है, लेकिन मुझे प्रेशर कम फील हो रहा है भाई। वहीं अगर मैंने क्षेत्रफल कम कर दिया, मतलब मैं कहां चला गया, इधर ये नुकीले वाले साइड, तो नुकीले वाले साइड को पिन पॉइंटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम कर रहे हैं। चाहे वो पेन हो या फिर वो कील हो, उसका जो दूसरा हिस्सा, जो कील का दूसरा हिस्सा जो देखते हैं वो पॉइंटेड होता है, बिल्कुल नुकीला। कारण क्या है भाई, यहां पे क्षेत्रफल कैसा है, कम है, तो यहां पे सेम फोर्स लगाने पे दाब कैसा महसूस होगा, ज्यादा दाब महसूस होगा। यही तो कारण होता है ना कि अगर मैं इसको, अगर मान लीजिए किल है, मैं ऐसा रख करके ऐसा ठोकना चालू करूं तो ये दीवार में नहीं घुसेगी, जबकि मैंने अगर इस तरीके से रख करके ठोकना चालू किया तो ये दीवार में घुस जाएगी भाई। कारण क्या हो रहा है कि जब नुकीले साइड से मैंने किया, तो आप ऐसा समझिए, ये अगर मेरा एक किल है, अब इसका जो पीछे का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, अगर इस पे मैंने ठोका तो यहां पे मुझे दिख रहा है भाई, यहां पे क्या मिल रहा है, यहां पे इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल ज्यादा है। और ये इस वाले हिस्से की बात करें, ये नुकीले हिस्से की बात करें, तो यहां पे आप पाएंगे कि यहां पे क्षेत्रफल कम है। तो अब इसी रिलेशन से आप देख पा रहे होंगे कि क्षेत्रफल जो है वो अगर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम। मतलब यहां पे मैं लिख लूंगा प्रेशर कम है, और यहां क्षेत्रफल कम है तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अब एक बात समझिए, जहां पे प्रेशर ज्यादा होगा वो वाला सिरा क्या होगा, वो दीवार में पेनिट्रेट हो जाएगा, दीवार में घुस जाएगा। जबकि मेरे को हथौड़ा मारना था, इस जगह पे क्या करूंगा, इस क्षेत्रफल में मैं क्या करूंगा, हथौड़ा मारूंगा। तो मैं जब हथौड़ा मारूंगा तब मुझे बहुत सारा प्रेशर नहीं फील होना चाहिए भाई, नहीं तो मुझे झटका महसूस होगा।
बल उतना ही लगा जितना बल आपने इसको दिया। वही बल कहां चला गया भाई? वही बल आ गया इस नुकीले जगह पे, लेकिन इस नुकीली जगह पे चूंकि क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया। अब प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया तो वो जिस भी लकड़ी के अंदर हो या दीवार के अंदर हो इजीली पेनिट्रेट हो जाएगी, इजीली घुस जाती है। ठीक है ना? तो इस चीज के इस्तेमाल करके हमने बहुत सारी चीजें बनाई और बहुत सारा हमारा काम सहूलियत भरा भी हो गया भाई। कैसे? जैसे हमने अभी देखा कि स्कूल बैग, अब स्कूल बैग की जो पट्टी होती है ऐसी चौड़ी पट्टी होती है, क्या कारण होगा? अगर पतला सा ऐसा कर दे तो क्या होगा भाई? तो भाई आपने अगर बहुत पतली सी पट्टी रखी स्कूल बैग की तो उसका क्षेत्रफल क्या कर दिया? क्षेत्रफल आपने कम कर दिया तो आपको प्रेशर ज्यादा महसूस होगा। देखिए किताबों का जो वजन है, जो भार है वो तो सेम है ना, लेकिन आपने वहां पे क्षेत्रफल कम किया हुआ है, इसकी वजह से आपको वो बैग, वो स्कूल बैग कैसा महसूस होगा भाई? वो स्कूल बैग भारी महसूस होगा। जैसे जो सब्जी के थैले अगर बहुत ही पतली रस्सी से ऐसे बंधे हो और उसको टांग करके ले आ रहे हो तो ये हाथ में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या हो जाता है भाई? स्किन पूरी ऐसे मुड़ जाती है, लाल हो जाती है। इस चीज से बचने के लिए क्या करें? तो आप चौड़े पट्टे वाले बैग लेकर के जाइए। फोर्स तो उतना ही होगा, आपके थैले में जितनी सब्जी भरी है उसका जो वेट है वो तो उतना ही रहेगा भाई, उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हमारे हाथों पे लगने वाला प्रेशर तो कम किया जा सकता है ना। कैसे? क्षेत्रफल बढ़ाकर। तो मतलब इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो जो प्रणोद है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स है जिसके ऊपर दाब निर्भर करता है, और मुख्यतः दाब को एडजस्ट, दाब को हैंडल करने के लिए हम क्षेत्रफल को वेरिएट करते हैं भाई, क्षेत्रफल को चेंज करते हैं और इसके जरिए हम क्या करते हैं? हम दाब को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? तो भाई अब यहां तक तो हमें समझ में आ चुका कि हमारा दाब क्या है और प्रणोद क्या है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लिक्विड में, तरलों में यह दाब किस प्रकार से होता है। अब देखिए भाई, जो तरल होता है, जो लिक्विड होता है, वो लिक्विड होने का मुख्य कारण ही यह है कि उसका अपना कोई साइड शेप तो होता नहीं है भाई। उसको किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी कंटेनर का शेप रख लेता है, मतलब सेम कंटेनर के शेप में वो ढल जाएगा। तो होता इस वजह से यह है कि वो उस कंटेनर की दीवारों पे हर दिशा में बराबर बराबर बल लगा रहा होता भाई। सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ नीचे की ही दिशा में बल लगा रहा हो। मतलब जैसे अगर मैं, ये एक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके पहले जरा एक बात समझते हैं। मैंने एक खुले तल की एक कंटेनर रखा, इसके अंदर हमने क्या कर दिया भाई? इसके अंदर हमने पानी भर दिया। अब ये पानी के किसी भी सतह, किसी भी जगह से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने इस सतह पर भी बल लगा रहा है, इधर सतह पर भी बल लगा रहा होगा भाई, नीचे भी, ऊपर भी यहां पे बल लग रहा होगा। मतलब ये अपनी जगह पे हर दिशा में, हर जगह पे बल लगा रहे हैं और सभी परपेंडिकुलरली ही लगती है भाई, बिल्कुल। अब आपको एक बात तो समझ में आ जाती है बहुत आसानी से कि भैया ये नीचे की तरफ लगा रहा होगा, ये बात समझ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये पेंदी में जैसे कोई पानी डाला जाए, कोई लिक्विड डाला जाता है किसी कंटेनर में, वो उसके बेस में, उसके पेंदे में चली जाती है, वहां तक चिपक जाती है। तो एक बात तो समझ में आता है कि भाई जो भी हमने लिक्विड रखा है वो लिक्विड क्या हो रही है भाई? नीचे की तरफ तो बल लगा रही है, ये बात तो हमें समझ में आ जाती है यहां पे। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि ये जो है अपने दीवारों पर भी बल लगा रही है भाई, ये बाहर की भी तरफ? क्योंकि ठोस में तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, लिक्विड में ऐसा कह रहे। अब सिर्फ लिक्विड ही नहीं, मैं अगर कहूं तरल, तो तरल जो होता है वो लिक्विड प्लस गैस दोनों को ले लिया जाता है। वो सभी मटेरियल जो जिसके पास अपना खुद का शेप, अपना खुद का साइज नहीं होता है, अपनी खुद की सतह नहीं होती है, उनको हम कंसीडर करते हैं भाई तरल के अंदर। अब वो द्रव हो या फिर वो गैस हो। ठीक है? गैसों में भी यही चीज चलेगा। अब चूंकि गैसेस में आप देख नहीं सकते, इसलिए मैं एग्जांपल लिक्विड का लेके चल रहा हूं। तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि अपने दीवारों पर भी ये बल लगा रही है? तो इसी बात को प्रूफ करने के लिए ये एग्जांपल आपके सामने रखा हुआ है। एक बॉटल लिए, इस बॉटल में हमने क्या किया भाई? पिन से होल कर दिए कई सारे। अब जो ये पिन से होल किया गया है, इसके कारण अगर आप देख पाएंगे तो क्या हो रहा है कि जो सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे वाला, ये बहुत दूर तक जा रहा है भाई। ठीक है? ये भी दूर तक जा रहा है। ये अगर देखेंगे तो यहां कहीं गिर रहा है, ये यहीं कहीं पे गिर जा रहा है, और ये जो है बिल्कुल यहीं पे गिर गया। मतलब ये क्या हो रहा है? तो यहां से मुझे ये देखने में आ रहा है कि भाई जो पानी हमने इस बोतल के अंदर रखी थी,
अगर मैं इसके साइड की दीवार पे होल करता हूं, मैंने क्या कर दिया भाई, यहां साइड वाली वॉल पे यहां पे होल कर दिया, यहां होल करने की वजह से मैं पा रहा हूं कि यहां से पानी बाहर गिरने लगा। तो भाई अगर यहां पे बल लग ही नहीं रहा होता तो इसमें गति क्यों होती? तो एक बात तो साबित हो जाती है कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड रखा गया है और कहीं साइड में भी, वॉल में भी अगर छेद हो जाता है तो वहां से ये लीक करने लगता है, वहां से पानी बाहर निकलने लग रहा। अगर ये पूरा क्लोज वेसल होता और इसमें गैस भरे होते तो भी यही होता। गैस की टंकी में ऐसा थोड़ी है कि नीचे से ही छेद होगा तो ही जाकर के उसमें से गैस रिलीज होगी, बाकी ऊपर या कहीं हाइट साइड से छेद हो जाए तो ना हो। तो बिल्कुल नहीं भाई, कहीं से भी होल करेंगे उसमें से गैस रिलीज होगी। गैस और जो द्रव है ये दोनों तरल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनमें एक छोटा सा मात्र डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो लिक्विड है इसको आप खुले तल में भी रख सकते हैं, जैसे यहां पे क्लोज किया था, इसको आप खुले तल में रख सकते हैं। लेकिन अगर जहां बात आती है गैस की तो ये हमेशा ही एक बंद वेसल में होगा, चारों तरफ से पैक होगा। दूसरी, जब लिक्विड की बात करते हैं, जब तरल की हम बात करते हैं, इसको तरल में हम द्रव की जब बात करेंगे तो हम पाते हैं कि द्रव को अगर हमने रखा है किसी कंटेनर के अंदर तो इसकी एक ऊपरी सतह जो खुली सतह है ना, और इसमें क्या हो रहा है भाई, वो खुली सतह नहीं हो सकती जिसके कारण इसको पैक किया है, जिसके कारण आप ऐसा समझेंगे कि यहां पे लिक्विड में ये हर जगह जहां आप रख देंगे वहां से ऐसी लेयर बनाता हुआ चलेगा, ये लेयर बनाता हुआ चलेगा। किंतु अगर कुछ हिस्सा खुला छोड़ दिया है, यहां पे कुछ हिस्सा, मान लीजिए इस डब्बे के अंदर मैं ऐसा बनाता हूं, मैंने कुछ लिक्विड भरा, तो लिक्विड मैंने यहां तक भर दिया भाई, ये लिक्विड मैंने भर दिया, ये ऊपर से खुला है, और इसको क्लोज भी कर दूं तब भी ये वाला जगह देखेंगे तो ये खाली का खाली रखा रह जाएगा। लेकिन वही अगर गैस हो, आप थोड़ी सी भी गैस डालेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा भाई, वो अपने आप को एक्सपांड कर लेगा, अपने आप को दीवारों में चिपका लेगा। या यूं कहूं कि अगर थोड़ा सा भी गैस होगा ना तो ये पूरे कंटेनर में भरा होगा। ऐसा लिक्विड जैसा नहीं होगा कि भाई कुछ सतह तक भर जाए और कुछ सतह ऊपर के ऐसे खाली रह जाए ना। गैस अगर कहीं पे भरेगा तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, लिक्विड भरेंगे तो वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। ये भी शेप में ही ढलता है, ये भी शेप में ढलता है, लेकिन ये क्या होता है भाई, अगर ऊपर से तल खाली है तो वो छूटा रह जाएगा, ऐसा नहीं कि वो ऊपर की दीवारों में भी चिपक जाएगा। गैस ऐसा नहीं करता, गैस हर जगह चिपक जाता है। कारण, तो कारण हमने देखा था कि ठोस जो होता है उनके बंधों के बीच की दूरियां कम होती है, जिसके कारण वो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। लिक्विड में उनके बंधों के बीच की दूरियां थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसके कारण लचीलापन आ जाता है, मतलब उसमें किसी चीज को इंस्क्राइब इजीली कर सकते हैं, किसी चीज को डुबा सकते हैं। उसको अगर रखें तरल को अगर जमीन पे तो वो फ्लोट कर सकती है, बह सकती है। गैसेस की भी बात करते हैं तो ये भी बह सकती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है वो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो है ये इसके बंध थोड़े से तो अभी पास पास हैं। अगर गैस की बात करते हैं तो इनके बंध बहुत दूर दूर हो जाते हैं, इतने दूर दूर कि अगर किसी वेसल के अंदर रखते हैं तो वो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। मतलब इतने में जो गैस रखा है अगर उसी को इतने बड़े से कंटेनर में भी रख देंगे ना तो इसमें भी ऐसा नहीं होगा कि आप कहेंगे कि यार कुछ जगह खाली है ना, इसमें भी वो पूरा बट जाएंगे। मतलब पहले तो थोड़े से ऐसे पास पास थे, अगर बड़ा स्पेस मिल गया तो ये और दूर दूर चले जाएंगे, और बड़ा स्पेस दे देंगे और दूर दूर चले जाएंगे, लेकिन पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। यही मेजरली इन दोनों के बीच में क्या था भाई, डिफरेंस था। तो यहां पे हम ये पा रहे थे कि भाई ये लिक्विड हो या फिर गैस हो, यहां पे अगर कहीं पर भी होल हो जाए, यहां पे एक छोटा सा ऐसा रास्ता बन जाए तो यहां से ये पूरी गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। सिर्फ गैस में ऐसा नहीं, गैस में तो एक और कंडीशन आई, अगर ऊपर से भी कहीं से यहां से खुला रह गया तो ये गैस बाहर रिलीज हो जाएगी भाई, निकल जाएगी। जैसे कि लिक्विड में हम देख पा रहे थे कि अगर ये खुला तल होता तो ये कुछ बाहर जाता, क्या नहीं, बना रहता। ये बाहर क्या जाएगा, तो इसमें बाहर जाने की कंडीशन ये है कि अगर आपने जहां तक लिक्विड भरी है, लिक्विड की ऊपरी सतह के नीचे कहीं पर भी आपने होल कर दिया तो यहां से लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंसेस आप समझ पा रहे होंगे। अब ये पानी बाहर आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे एक कारण और समझिए कि कितनी तेजी से आ रहा है, इसका कारण ढूंढ रहा हूं। ये जो पानी ये बाहर निकला, ये क्यों ऊपर वाला पानी जो है, ऊपर वाला जो छेद है इससे जो पानी निकला वो यहीं गिर गया, और नीचे वाला इतना दूर तक जा रहा है, इसका क्या कारण है?
तो इसका प्रमुख कारण इस प्रकार से है कि भाई जिस बर्तन में रखा गया है उसमें कितने हाइट तक भरा गया, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है, उसके ऊपर यह बात निर्भर कर रही है। अब यहां पे अगर देखेंगे इस बिंदु के लिए वाटर की जो हाइट है वो यही है। अगर इस पॉइंट के लिए देखें, ये जो धारा प्राप्त हो रही है तो इसकी हाइट देखिए ये हो गई। अगर इसकी बात करें तो इसकी हाइट ये हो गई, इसकी बात करेंगे तो इसकी हाइट ये। मतलब एक बात देखिए, जैसे जैसे इसकी धारा की जो दूरी ये बढ़ रही है, ज्यादा दूर तक ये पानी फेंक रहा है, या फिर यूं कहूं कि प्रेशर जो यहां पे बढ़ रहा है, तरल में जो दाब है वो इसी कारण से हो रहा है भाई, ये उसको ऊपर कितना ज्यादा द्रव अभी उपस्थित है। जैसे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे द्रव गिरने के कारण, लिक्विड गिरने के कारण यहां पे क्या हो रहा है भाई, यहां पे जैसे जैसे कमी आ रही है, ये देखिए और कम हो गया। ये ध्यान से देखेंगे, ये ज्यादा है, अब देखिए धीरे 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 कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये कम हो गया। मतलब क्या हो रहा है भाई, जब तक इनिशियल स्टेज पे जब था, जब पानी पूरे बॉटल में भरा था, तो ये भी थोड़ा तेज गिर रहा था, लेकिन जैसे जैसे पानी खिसकने लगा, इसकी धारा क्या होती गई, कम होती गई। तो ये है भाई हमारे तरलों में दाब। ठीक है, तरलों में दाब मतलब हर एक अपने बाउंड्री के ऊपर भी जिस वेसल में रखा उसमें भी लगा रहा है। जब हमने गैस की बात करी तो वो चारों दिशाओं में कहीं पर भी लगा सकता है, लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं तो ये भाई अपने सतह के नीचे ही, क्योंकि सतह के ऊपर जो प्रेशर होता है उसी के कारण ये बाहर आता है। देख लेते हैं, सभी द्रव या गैसें तरल हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई तरल मतलब क्या, जो फ्लोट कर सके, जो बह सके। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है, ठीक इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है। ये जो तरल है भाई, इसके पास भी तो द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान है तो इसमें भी तो भार होगा ना। इस सतह पे ये जो लिक्विड है इसके ऊपर भी तो गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल्स टू जो mg की बात कर रहे थे वो काम कर रहा होगा ना, इसी को तो हम कहते हैं भाई भार। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमको देखने को मिलेगा भार। अर्थात एक बात समझ में आती है कि लिक्विड है तो भी इसके भार के कारण इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा। मतलब तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। यही तो बात कर रहे थे, ये इसमें रखे गए हैं तो ये इसके दीवारों पर, इसके आधार पर भी क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है। किसी परिशुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित होता है। जो हमने डिस्कस करी थी कि भाई अगर हमने कहीं पर भी, है ना, यहां पे हमने लिक्विड ले रखी है, इसके अंदर अगर मैं कोई ऐसा एक लिक्विड ले रखी है, यहां पे मैं अगर दो एंड बनाता हूं इसके, एक ए और एक बी, तो ये बी पर जितना दाब लग रहा होगा ए पर भी उतना ही दाब लग रहा होगा। मतलब इस लिक्विड के अंदर मैं कहीं पर भी चले जाऊं, हर जगह पे जो दाब का मान होगा वो कैसा होगा भाई, वो समान होगा, समरूप होगा, एक रूप होगा, वो बदल नहीं सकता है। ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक हमें समझ में आया कि भाई तरलों में, लिक्विड में दाब किस तरीके से काम करेगा। यानी हम अभी तक समझ चुके हैं प्रणोद को, प्रणोद के बाद हमने समझा दाब को, दाब के बाद हमने समझा इसमें तरलों में किस प्रकार से दाब काम करता है। इसके कुछ अनुप्रयोग जरा देख ले कि ये तरलों में जो दाब का है उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। मतलब जो अभी हमने पढ़ा, जो हमने अभी प्रणोद देखा, जो हमने दाब को देखा, जहां पे हमने क्षेत्रफल को देखा, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल है हमारे सामने जिसको हम कहते हैं भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, और भी कुछ नाम ले रहा हूं और मैं आपको एक एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जिसके बेसिस पे आपको बाकी की चीजें भी समझ में आ जाएंगी, है ना। जो खुदाई के काम में इस्तेमाल होती है भाई, है ना, जेसीबी के नाम से जिसको हम जानते हैं बड़े फेमस शब्दों में, ठीक है, वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे ही काम करती है। अगर हम बात करते हैं ट्रॉलीज की, है ना, जैसे आपने देखा है भाई ट्रॉली में बहुत सारा सामान रखा है, अनलोडिंग करते समय ट्रॉली को ही उठा देता है ट्रक या फिर ट्रैक्टर, उसमें से जो भी मटेरियल है वो इजीली बाहर आ जाता है भाई। तो ये भी किसके ऊपर बेस है भाई, हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स का मतलब ही क्या है, हाइड्रो, हाइड्रो मतलब लिक्विड से लेना देना है भाई। इसके ऊपर दाब और एरिया, इन सभी को एडजस्ट करके हम इसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे कॉमन है, ठीक है, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई अभी हम ऐसा एक ट्यूब बनाते हैं जहां पे एक साइड पे आप ऐसा इसको चौड़ा रख दीजिए और दूसरा साइड ऐसा कर देता हूं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये दूसरा साइड जो है इसको पतला कर दिया। अब क्या हुआ,
एक साइड ये चौड़ा है, एक साइड से पतला है। अब यहां पे एक लिक्विड भर दिया। अब इस लिक्विड को भरने के बाद एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, जैसा कि आपको पता है कि भाई जो एलपीजी आता है वो कंप्रेस्ड गैस है, उसको लिक्विड में कंप्रेस करके लिक्विड में तब्दील कर दिया। मतलब गैस को किस में तब्दील कर दिया भाई? लिक्विड में। तो एक बात बस यहां पे ये ध्यान रखनी होती है कि जो भी लिक्विड का चयन करते हैं उसका गाढ़ापन, ठीक है, इसको हम ध्यान में रखते हैं कि कितना गाढ़ा किसमें लिक्विड डालना है। मतलब ऐसा मैं कुछ कहूं कि जो ट्रैक्टर्स के अंदर यूज होगा लिक्विड, मतलब ट्रैक्टर्स के अंदर लिक्विड का मतलब क्या? तो ट्रैक्टर की ट्रॉली जब ऐसे खड़ा हो जाती है, ऐसा है ना, ये पोजीशन पे ट्रैक्टर की ट्रॉली आती है, तो आपने एक एरियल जैसा देखा होगा, एक मोटा पाइप, इसके अंदर से एक पतला पाइप निकलता है, फिर एक पतला पाइप निकलता है, जिसके ऊपर ये पूरी ट्रॉली क्या होती है? कनेक्टेड होती है। तो इसके अंदर एक फ्लूइड भरा जाता है जिसके कारण ये काम हो पाता है। तो ये फ्लूइड ऐसा ना हो कि इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाए तो ये फ्लूइड अपने शेप को चेंज कर ले, ठीक है ना, मतलब ये फ्लूइड ही संपीड़ित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फ्लूइड ही संपीड़ित हो जाएगी तो ये काम हो नहीं पाएगा भाई, है ना। हमने भी स्कूल प्रोजेक्ट्स में खूब सारे ऐसे काम किए होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि आपने यहां पे जो फ्लूइड का चयन किया है यहां पे रखने के लिए, वो एक ऐसा फ्लूइड है जिसके ऊपर अगर मैं दाब लगाऊं तो उसका खुद का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक यहां पे पिस्टन और एक इधर साइड में पिस्टन बना लिया, और इन पिस्टन्स के ऊपर हमने दो जगह बनाए, एक इस तरीके से और एक ये, ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूं जरा ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो ये है ए पार्ट और ये है इसका बी पार्ट। यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे इसका जो एरिया है ना, इसका एरिया A1 से डिनोट कर देता हूं, इसका जो एरिया है उसको A2 से डिनोट कर दे रहा हूं, ठीक है। या फिर एक काम करते, थोड़ा सा पलट देते हैं भाई, एक सेकंड के लिए इसको पलट देते हैं, इसको A1 लिख देता हूं, इसको A2। फायदा ये बड़ा नंबर दिखता रहेगा इसलिए, और कोई अंतर नहीं पड़ा भाई। अच्छा, दूसरा काम, ये तो एरिया जो है यहां पे क्या हो गया भाई, एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया कम है, और दोनों जगहों पे अब हम प्रेशर के कैलकुलेशन करते हैं। तो ए पर प्रेशर का कैलकुलेशन कीजिए, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहां पे A2 लिखूंगा, और यहां पे अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो यहां पे प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, फोर्स अपॉन A1। अब एक बात देखिए, मैंने क्या काम किया, मैंने यहां पे चौड़ी जगह पे खुद का फोर्स अप्लाई किया, मैं इसको दबा रहा हूं, कहां पे, चौड़े वाले जगह पे। अब चौड़े वाले जगह पे दबाया, मतलब मैंने यहां पे क्या किया भाई, एरिया मेरा क्या था, ज्यादा था, तो मुझे जो फोर्स महसूस हुआ होगा वो कम फोर्स महसूस हुआ होगा, ठीक है, सॉरी, कम प्रेशर महसूस हुआ होगा। फोर्स तो बराबर ही लगेगा भाई, जो यहां पे प्रेशर महसूस हुआ होगा वो मुझे क्या महसूस हुआ होगा, कम। क्यों? क्योंकि यहां पे एरिया ज्यादा था। सेम फोर्स इस लिक्विड के जरिए क्या होगा भाई, ये पाइप में कसा हुआ बिल्कुल टाइट, यहां पे मैं अगर इस लिक्विड को दबाऊंगा तो इधर से ये लिक्विड ऊपर फेंकने की कोशिश तो करेगा ना, ये लिक्विड ऊपर तो उठेगा ना। अब जब ये लिक्विड ऊपर उठेगा तब आप एक चीज समझेंगे कि एरिया यहां पे क्या कर दिया है, कम, तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा। सेम फोर्स था जो फोर्स मैंने अप्लाई किया, FA, लेकिन यहां पे प्रेशर क्या हुआ, ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ। अब ज्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ तो मतलब यहां पे कोई भारी चीज भी है ना, कोई हेवी चीज भी रखी गई होगी तो उसको मैं इजीली लिफ्ट कर सकता हूं, इजीली उसको उठा सकता हूं, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया भाई। इसको इस्तेमाल कहां पे करते हैं, इसको इस्तेमाल जैसे अगर हम बात करें जैसे व्हीकल्स को, कार हो गई या फिर कोई और बड़ी गाड़ी है, उसको अगर रिपेयर करने के लिए ले जाते हैं तो उसको अगर उठाना होता है तो अब उतनी भारी गाड़ी को उठाने के लिए तो कई लोग चाहिए, तो उसकी जगह पे हम ऐसा एक अरेंजमेंट यूज करते हैं। अब ये क्या होता है भाई, यहां से थोड़ा थोड़ा भी फोर्स लगाते जाएंगे तो यहां पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पे मुझे कम प्रेशर महसूस होगा, यहां ज्यादा प्रेशर महसूस होगा, और ये चीज इजीली ऊपर की तरफ उठ जाएगी। यही काम होता है जिसके कारण आपको मैं अभी जो एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है उसमें ऐसा एरियल जैसा खुलता है भाई, एक ऐसा खुलता है पाइप, फिर एक इसके अंदर से पाइप खुलता है, फिर अगर आप देखेंगे तो एक पाइप और खुलेगा इसके अंदर से, और जितना हाइट आप बढ़ाते जाएंगे उतना इसका जो एरिया है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब यहां पे जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है, यहां पे ऊपर क्षेत्रफल देखेंगे तो कम है, और इसी बेस पे उठा करके यहां पे ट्रॉली को कस दिया जाता है,
ठीक है, मतलब क्या हो रहा है भाई, जितना एरिया मैं कम करते जाऊंगा हर स्टेप पे, उस हर स्टेप पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी कारण तो जो ट्रैक्टर की ट्राली होती है इजीली भाई अनलोडिंग का काम हो जाता है। मिट्टी भर के लाइए, रेत भर के लाइए, इजीली अनलोडिंग हो गया। ट्रक्स जो देखे इतना हेवी हेवी पत्थर भरा होता है उसके अंदर, उसको भाई अनलोड करना है, वो इजीली अनलोड कर देता है इसी बेसिस पे। और अगर आप गौर से देख पाए होंगे तो आपने देखा होगा कि इसमें एक सिस्टम लगा होता है, वहां पे एक ऐसा पाइप जा रहा होता है। इस पाइप में क्या होता है, वही फ्लूइड भरी होती है, वही लिक्विड भरी होती है। हमने भी जो बहुत सारे मॉडल्स बनाए होंगे उसमें जो आपने देखा होगा जो डॉक्टर्स यूज करते हैं सिरिंज, ठीक है, सभी ने देखा होगा भाई ये सिरिंज, इसका इस्तेमाल करके हम भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं भाई इस तरीके से। यहां पे क्या होता है, यहां पे एक पिस्टन लगी होती है ना, ये रबर की एक पूरी पैकिंग लगी होती है। इसका इस्तेमाल करके इसके अंदर हम क्या करते हैं, पानी भर के इसके जरिए हमने जेसीबी का भी मॉडल बनाया होगा, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी मॉडल बनाया होगा, इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पे क्या होता है भाई, ये पिस्टन जैसा काम करने लगता है। जो हमने देखा हुआ है हमारा जो सिरिंज होता है वो उसमें एक रबर के यहां पे लगी होती है पैकिंग, और इसके अंदर यहां पे पानी भर जाता है। इसको दबाएंगे और एक पाइप के जरिए अगर कोई दूसरी सिरिंज यहां पे कनेक्ट कर दीजिए, यहां पे क्या कनेक्ट कर दूं मैं, यहां पे एक दूसरी सिरिंज कनेक्ट करता हूं, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने एक दूसरी सिरिंज कनेक्ट कर दी। अब ये अगर आप दूसरी सिरिंज कनेक्ट करेंगे और दूसरी सिरिंज का यहां पे अगर पिस्टन होगा तो ये पिस्टन पीछे की तरफ उठने लगेगा भाई। क्यों ये पिस्टन पीछे की तरफ उठेगा, क्योंकि यहां से आ रहा लिक्विड इसके अंदर जाकर के भरेगा। जब भरेगा तो क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ दबाएगा। मतलब मैंने फोर्स लगाया यहां पे और ये फोर्स कैरी फॉरवर्ड हो गई यहां तक। तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल भाई ये जो तरल में जो दाब है उसके जरिए हम ये सब अनुप्रयोग करते हैं, या ये सब कुछ कहें तो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो मतलब अभी हमको इसका अनुप्रयोग भी समझ में आ गया कि भाई इसका यूज कहां करेंगे। जैसे हमने ठोस में जो हमने बात करी उसके अनुप्रयोग देखे, तो यहां पे हमने तरलों में भी हम इसके एक अनुप्रयोग देख चुके। तो चलिए भाई अब बाकी के कोर्सेज के लिए क्या करेंगे, तो बाकी के कोर्सेज के लिए आप अपने सर्च बॉक्स में लिखेंगे magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन होता है जहां पे आप हमारे टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, या फिर आप यूपी बोर्ड से हो, ओलंपियाड, एनटीएससी, स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से हैं, आप टैप कीजिए, आपकी सभी क्लासेस ओपन हो जाती हैं। आप अपने किसी भी क्लास को टैप करेंगे, उस क्लास से जुड़ी हुई सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, आपके सामने उससे जुड़े हुए सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उससे जुड़ी हुई उसकी कॉन्सेप्ट वीडियोस, न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, और भी बहुत सारी कुछ देखने को मिल जाता है भाई। जैसे ही आप प्ले करते हैं कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और कंसेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।